हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 17 की। जैसा कि आप सबको पता है 16 चैप्टर हो चुके हैं। हम कर रहे हैं लूसेंट से पूरी हिस्ट्री कंप्लीट, और इसमें आपके एमसीक्यू फॉर्म में जितने भी चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा 17 चैप्टर है, और इससे पहले हम कर्नाटक और मैसूर पर जो नियंत्रण रहा ब्रिटिश शासन का, वो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। आज बात करेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? कि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो गए, राजनीतिक, धार्मिक या मनोवैज्ञानिक? ये तो छोड़ ही दो। तो राजनीतिक और आर्थिक में से उनको फाइनेंशियली यहाँ पर ज़्यादा मजबूत होना पड़ा, और अंग्रेजी शासन का जो प्रभाव पड़ा वो आर्थिक क्षेत्र में ज़्यादा रहा। तो इकोनॉमिक आप लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपको मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। यहाँ पर लिखा है फर्स्ट नंबर पर है वाणिज्यिक चरण, जो रहा 1757 से 1813 तक। इसकी क्या विशेषता रही? एकाधिपत्य, व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल रहा। मतलब अपना जो व्यापार रहा, उनका जो ट्रेड रहा, उस पर उनका पूरी तरह से कंट्रोल रहा। फिर औद्योगिक चरण की बात करें 1813 से 1860 तक, तो ये मुक्त व्यापार का काल रहा। फिर बात करें वित्तीय पूंजीवाद, जो कि 1860 से 1947 तक चला, इसमें आपका ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल रहा। तो ऐसे आप याद रखिएगा। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? प्लासी के युद्ध के बाद, 1757 के बाद ये पूरी तरह से अपने आप को मजबूत साबित करने पर तुल गए थे, और इन्होंने फिर लगातार वहाँ पर क्या किया कि शासन अपना जमाने के लिए और भी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। और भारत में अंग्रेजों की लूट ये प्लासी के युद्ध के पश्चात ही शुरू हो गई थी, लूटना शुरू कर दिया था। अब ये मानने वाले नहीं थे। पहले तो ये क्या करते थे कि जो भी इनके टाइम पे जो शासक होते थे, जैसे मुगल शासकों से परमिशन लेते थे अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए, और फिर व्यापार शुरू कर देते थे। लेकिन फैक्ट्री खोलने का कोई भी ये पैसा नहीं देते थे, ठीक है। फैक्ट्री का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता था, ऐसा नहीं है। जैसे अगर आपने 8th क्लास की एसएसटी पढ़ी होगी, तो वहाँ से आपने पढ़ा होगा कॉटन टेक्सटाइल के बारे में, चींट के बारे में वहाँ पे बात की गई है। अगर आपने 8th की एनसीईआरटी एसएसटी पढ़ी है, तो नील की खेती के बारे में पढ़ा होगा। ये क्या करते थे, बना बनाया जो माल है वो अपनी फैक्ट्री में रखते थे, और वहाँ से कहाँ भेजते थे? विदेशों में भेजते थे, ताकि इनको आर्थिक रूप से मजबूती मिल सके और इनको पैसा मिल सके। ब्रिटिश काल में भारत में निम्न में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? ये आप सभी को पता है। परमानेंट सेटलमेंट आया, यहाँ पर रैयतवाड़ी आया, महलवाड़ी आया, होल्ट मैकेंजी के द्वारा, रैयतवाड़ी आया आपका रीड मुनरो के द्वारा। तो दहशाला की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। भारत में पहले रेल लाइन निम्न में से किसने बिछवाई थी? अगर रेलवे का यहाँ पे बात करें तो किसने शुरुआत की थी? तो ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने। ये अपनी जो समर की कैपिटल है, ये शिमला को मनाते थे, और विंटर में ये दिल्ली आते थे, क्योंकि ये ज़्यादा गर्मी में रह नहीं पाते थे। और दूसरी बात कि दिल्ली से शिमला जाने के लिए इन्होंने रेलवे को ज़्यादा चुना। जैसे जो ये टॉय ट्रेन जो चल रही है ना शिमला की, वो इन्हीं की देन है कहीं ना कहीं। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन, मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसका सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ध्यान रखिए, ड्रेन ऑफ वेल्थ का। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की, वो किस किस के बीच में की थी? 1853 की बात हो रही है। पहली टेलीग्राफ लाइन ये की थी कलकत्ता और आगरा के बीच में। टेलीग्राफ लाइन की बात कर रहा है, रेलवे लाइन की नहीं। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्न में से अधिक लाभ किसको प्राप्त हुआ? ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली, इसका ज़्यादातर जो लाभ हुआ वो जमींदार को ही होगा। ऑब्वियसली जमींदार टैक्स भी वसूलते थे। आप सभी को पता होना चाहिए, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है उसमें ज़मींदार को मेन हेड बनाया था कि आप लोगों से टैक्स लोगे। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल के शहर में स्थापित किया गया, ये आपका बम्बई में स्थापित किया गया। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी किसानों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? किसानों के मतलब ज़्यादा जो प्रोटेक्शन देती है, जो सेफ्टी देती है, वो कौन सी देती है? कौन सी भू राजस्व व्यवस्था है? बंगाल प्रांत की स्थायी व्यवस्था,
मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी, मध्य प्रांत की जमींदारी या फिर संयुक्त प्रांत की मालगुजारी। तो ध्यान रखिएगा, जो मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये कृषकों को ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त, जिसे इस्तमरारी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट आ जाए, इस्तमरारी आ जाए, स्थायी बंदोबस्त आ जाए, बंगाल और बिहार का। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर इनका पूरा आधिपत्य स्थापित हो गया था और इन्होंने यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट भी शुरू कर दिया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? 53 में, 93 में, 62 में, 1803 में। 1830 में 3 में आपकी सुरजी अंजन की संधि होती है। 1857 में आपका प्लासी का युद्ध होता है। फिर आपका यहाँ पर 1793 में इन्होंने स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट शुरू कर दिया। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो रैयतवाड़ी आपकी 1820 में की गई, ध्यान रखिएगा। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी, महालवाड़ी आपका नॉर्थ का जो एरिया है हमारे भारत का, उसमें प्रचलित थी और रैयतवाड़ी आपकी दक्षिण के एरिया में प्रचलित थी। तो पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब शुरू की गई? ये 1822 में, 2 साल बाद। पहले रैयतवाड़ी 1820 में और फिर आपकी महालवाड़ी 1822 में। स्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें कौन कौन से शामिल हैं? तो मैंने आपको बताया बंगाल, बिहार और ओडिशा तो आएंगे ही आएंगे, फिर मद्रास के उत्तरी जिले और आपका बनारस जो कि यूपी का एरिया है। तो बंगाल, बिहार, ओडिशा, मद्रास के उत्तरी जिले और बनारस, ये सारे आपके स्थायी बंदोबस्त में शामिल थे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अफीम कहाँ पर यहाँ पर लगाया जाता था? पुर्तगालियों की देन है, जितने भी हमारे तंबाकू वाले जो भी प्रोडक्ट हैं वो सारे पुर्तगाली लेकर आए थे यहाँ पर। और अंग्रेजी शासनकाल में अफीम के प्रोडक्शन के लिए जो सबसे प्रसिद्ध था, जो सबसे फेमस था, वो था बिहार। 17 नंबर क्वेश्चन है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए कौन सा उत्तरदायी कारण था? मतलब पतन हो गया था वस्त्र उद्योग का। एक तो उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का क्या मिलता था? कॉटन मिलता था। कच्चे माल की भी उपलब्धि थी, तो ये कारण नहीं है। ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर जो हैं, ये यहाँ की क्या थी? ये कारण था। और कारीगर भी थे, थोड़े थोड़े पैसों में काम करने के लिए भी खुश रहते थे। तो उत्पादन में भी गुणवत्ता थी, कच्चा माल भी उपलब्ध होता था, कारीगर भी थे, लेकिन ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर यहाँ पर नहीं था। नेक्स्ट है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई नील दर्पण के लेखक कौन है? जो नील की खेती के बारे में बात कर रही हूँ। जो नील होता है, जो मतलब जब स्कूल जाते थे तो वाइट जो कपड़ों में नीला रंग, मतलब नील देते थे। अभी तो नहीं है ये, और अभी तो आई थिंक ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है, लेकिन जिन्होंने ये यूज़ किया है नील, तो उनको पता होगा वाइट कपड़ों को रंगने के लिए यूज़ किया जाता था। और अंग्रेज इस खेती से बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाते थे और विदेशों में भी ये व्यापार करते थे नील का। और विदेशों में, जो यूरोप की मैं बात करूँ, तो वहाँ पर वोड नाम का क्या था, नील को टक्कर देने वाला था, लेकिन वो इतनी बेस्ट क्वालिटी का नहीं था। अपने यहाँ पर नील की जो खेती थी वो उच्च गुणवत्ता की थी। तो दीनबंधु मित्र जो हैं वो नील दर्पण के लेखक रहे हैं। अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले कहवा बागान कहाँ पे लगाए गए? चाय हो गई, कहवा हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सारी हमारी व्यापारिक जो वाणिज्य फसल हैं, कमर्शियल जो एग्रीकल्चर है उसमें आता है, और कमर्शियल क्रॉप में आते हैं ये। तो वायनाड जो है, वायनाड जनपद में सबसे पहला कहवा के बागान लगाए गए। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? तो अगर ड्रेन ऑफ वेल्थ पूछे तो भी आपके दादा भाई नौरोजी हैं, और आर्थिक दोहन पूछें तो इसका प्रतिपादन भी दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों के समय में पहली जनगणना किसके काल में हुई थी? तो आप सभी को पता है कि लॉर्ड मेयो के द्वारा ये स्टार्ट की गई थी। और व्यवस्थित रूप से पूछे तो फिर रिपन आ गए थे। तो लॉर्ड मेयो के द्वारा पहली जनगणना यहाँ पर शुरू हो गई थी अंग्रेजों के समय में। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व से संबंधित है? तो सर टॉमस मुनरो जो है वो आपका यहाँ पे हाँ, रीड और मुनरो की अगर मैं बात करूँ तो ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। भारत में पहली रेल लाइन का निर्माण 1853 में, क्वेश्चन तो रिपीटेड क्वेश्चन है, एवरीवन नो अबाउट इट, कि ये बम्बई और ठाणे के बीच चलाई गई थी 1853 में पहली रेलवे लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रचार का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्यों यहाँ पर आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना था?
पहला है, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना ऐसा कुछ नहीं था, ये इंडियन कल्चर को बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहते थे, ये आधुनिक भी नहीं बनाना चाहते थे लोगों को, जिससे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सके। लॉर्ड मैकाले का अगर आपको पता हो तो अंग्रेजी भाषा को ही ज़्यादा प्रोमिनेंट लैंग्वेज पे रखना चाहते थे और चाहते थे कि अंग्रेजी भाषा सबको आनी चाहिए। कारण क्या है कि छोटे प्रशासनिक पदों पर, कि छोटे मोटे जो पद होते हैं उन पर हम शिक्षित भारतीयों को रख लेंगे। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था। अब देखो 89% अगर आप दोगे अपनी ही खेती में से, ये परमानेंट सेटलमेंट की बात हो रही है, तो आपके पास कितना ही बचेगा। तो भाई जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का इतना 89% देना होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें से कौन कौन से शामिल हैं, तो मद्रास प्रेसिडेंसी है, बम्बई है, फिर आपका पूर्वी बंगाल है, फिर आपका आसाम है और फिर कर्नाटक का कुर्ग भी है। तो पांचों आएंगे। उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक, द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया किसे कहा जाता है। बात करें भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक, द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया, ये कहा जाता है मार्टिन बर्ड को। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई जो भू राजस्व व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, 51% पर। भारत में उपनिवेशी काल में विटली आयोग 1929 का उद्देश्य क्या था। और आगे राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का परीक्षण करना था या फिर श्रमिकों की मौजूदा परिस्थिति पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना था। तो जो आपका कॉलोनियल पीरियड था जिसे औपनिवेशिक काल कहते हैं, इसमें विटली आयोग का उद्देश्य था कि श्रमिकों को मौजूदा परिस्थिति पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना था। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंधन में चलने वाला सीमित देयता का पहला बैंक 1881 में भारत में भारतीयों के द्वारा, तो ये था अवध कमर्शियल बैंक। ध्यान रखिएगा 1881 की बात कर रहे हैं और उनके ही प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का पहला बैंक था अवध कमर्शियल बैंक, भारत में भारतीय लोगों के द्वारा। नेक्स्ट है कि अंग्रेज द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था कहाँ पर, तो मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में हम पढ़ के भी आए हैं, आसाम में भी और कुर्ग में भी हुआ था। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित इल्बर्ट बिल आया, इसका उद्देश्य क्या था। इल्बर्ट बिल की यहाँ पर बात करें तो जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय और यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना, इससे कि अंग्रेज लोग खुश नहीं थे। और जबकि ये इल्बर्ट बिल ये प्रस्तावना देता था कि भाई भारत में भी अगर किसी के पास कानून की शिक्षा है या फिर डिग्री है तो वो भी ब्रिटिश लोगों के ही समक्ष वो क्या होगा, इस चीज़ के लिए, उस पद के लिए क्या होगा, योग्य होगा। लेकिन अंग्रेज लोग इसको मानने को तैयार नहीं थे। तो जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारत और यूरोपीय लोगों को बराबरी पर ही रोकना था, ये ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, और ये आपको मिलान करना है। इस मिलान में अगर बोला गया है बड़े सामंतों को आवंटित भूमि क्या कहलाती थी, ये कहलाती थी जागीरदारी प्रणाली। बड़े जो सामंत होते थे उनको जो भूमि दी जाती थी। मालगुजारी के इजारादारों और तहसीलदारों को आवंटित भूमि, ये रैयतवाड़ी प्रणाली थी। उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने, विक्रय करने के अधिकार संबंधित अधिकार से जो भूमि होती थी ये महालवाड़ी थी। और ग्राम्य स्तर पर भू राजस्व की बंदोबस्ती ये जमींदारी थी। तो दोबारा देख लीजिए, बड़े सामंतों को जागीरदारी, मालगुजारी के लिए रैयतवाड़ी, फिर गिरवी रखना, हस्तांतरण करना, उपहार देना, ये महालवाड़ी में था। और ग्राम्य स्तर पर ये जमींदारी प्रणाली थी। तो 1 2 3 4 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। ऐसा क्यों, तो भारत में उद्योगों का कोई भी इंडिपेंडेंटली कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो हैवी इंडस्ट्री होती है या फिर भारी जो उद्योग होते हैं, लार्ज इंडस्ट्री, उनका अभाव रहा था। यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा, ये बात कर रहे हैं चाय की। 1813 का जब चार्टर एक्ट आया तो यहाँ पर जो ब्रिटिश कंपनी है उसके पूरी तरह से डोमिनेंट उसको ख़त्म कर दिया था, लेकिन फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही रखा गया, चाय का व्यापार कंपनी ही करती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त हो गया था।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड के ऊपर जो राइट था, अधिकार था, वो फाइनली 1833 के चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था। स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे और अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। क्यों? क्या कारण रहा? जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था। जमींदारों के ऊपर कोई भी सरकारी नियंत्रण नहीं था। ये ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी या खेतीहरों को इसमें दिलचस्पी नहीं थी। तो जो स्थायी बंदोबस्त 1793 में जमींदारों से ये कहा गया कि वो खेतीहरों को पट्टा जारी कर देंगे, लेकिन जमींदारों ने ये चीज़ की ही नहीं। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी किया ही नहीं, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी सरकारी कंट्रोल नहीं था ऊपर से। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है, स्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा के लिए लगान निश्चित किया और इसे ही स्थायी बंदोबस्त कहा गया। बिल्कुल सही है। स्थायी मतलब परमानेंट तरीके से। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया और इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। महालवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि जागीर का एक भाग के निश्चित अनुसार किया गया और इसे महालवाड़ी व्यवस्था कहा। स्थायी बंदोबस्त में तो परमानेंटली उन पर हमेशा के लिए लगान लगा दिया। रैयतवाड़ी में रैयतों से लगान निश्चित कर दिया गया, परमानेंट कर दिया गया। निश्चित का मतलब आवश्यक रूप से। लेकिन महालवाड़ी में आपका भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि जागीर का एक भाग या महाल के अनुसार निश्चित किया गया। तो ऑप्शन 1, 2, 3 यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं भू राजस्व व्यवस्था और इनसे संबंधित व्यक्ति है। स्थायी बंदोबस्त की बात करें, अब ऊपर पढ़ के भी आए थे, परमानेंट सेटलमेंट, कॉर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट और जॉन शोर। रैयतवाड़ी की बात करें तो कैप्टन रीड है, टॉमस मुनरो है और एलिफस्टेन है। महालवाड़ी की बात करें तो होल्ट मैकेंजी है और मार्टिन बर्ड है। तो इनमें से कुछ नाम याद होंगे, जैसे स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस का सबको पता होगा, चार्ल्स ग्रांट और जॉन शोर याद रखेगा। रैयतवाड़ी में आपको रीड और मुनरो का पता होगा, तो यहाँ से एलिफस्टेन याद रखेगा। महालवाड़ी में होल्ट मैकेंजी का पता है, तो मार्टिन बर्ड याद रखेगा। 1, 2, 3 यहाँ पे करेक्ट है। महालवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें कौन कौन से शामिल है? गंगा घाटी का जो क्षेत्र था, दोआब के उत्तर पश्चिम प्रांत थे, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत का भी कुछ भाग था, मराठों के अधिकृत जो प्रदेश आते थे और पंजाब। तो महालवाड़ी नॉर्थ साइड में थी, नॉर्थ इंडिया में। तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला है बंगाल काश्तकारित अधिनियम, ये कब आया? ये आया 1885 में। फिर अवध लगान अधिनियम और मद्रास काश्तकारी, ये आपका 1886 में। दक्कन का पठार जो बोलते हैं, दक्कन काश्तकारी अधिनियम, ये 1879 में। और मध्य प्रांत काश्तकारी अधिनियम, ये 1883 में। तो सबसे पहले दक्कन का आया था अधिनियम 1879 में। उसके बाद आपका आया यहाँ पे फिर आया यहाँ पे बंगाल का 1885, फिर अवध का 1886 और फिर मध्य प्रांत का 1883 में। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के जो पत्र आया, मैकाले मिंट का 1835 में, इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? ये अंग्रेजी भाषा को प्रमोट करना चाहते थे और ये चाहते थे कि हम अपनी संस्कृत भाषा को ना ही पढ़ें और अंग्रेजी पर ज़्यादा जोर दिया, तो अंग्रेजी भाषा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, जिसे महाअधिकार पत्र कहा जाता है, ये वुड डिस्पैच की बात हो रही है, वुड के घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच 1854 को। किसने 1911 को प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया और जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? ये बात कर रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले की। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया और ये विधेयक लाया गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको कहा गया। ये गोपाल कृष्ण गोखले है 1911 में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। शिक्षा से संबंधित समितियों की पहचान कीजिए। जो हर्टोग समिति आई है वो 1929 में आई थी। उसके बाद लिंडसे आयोग आया था 1929 में। फिर सफ्रू समिति आई थी 1934 में और आपकी सार्जेंट योजना भी आई थी 1944 में। 1, 2, 3, 4 ये सारी योजना शिक्षा से संबंधित रही। किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्गों को दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जन साधारण तक पहुंचे? ये बात करने हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की, अधोमुखी निस्यंद सिद्धांत। अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी है या फिर पेडागोजी पढ़ी है, मतलब यहाँ पे टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं, जिसे अधोमुखी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बोला जाता है। तो अधोमुखी निस्यंदन
सिद्धांत। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे बोला जाता है? चार्ल्स ग्रांट को बोला जाता है। नेक्स्ट है हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 में, जो कि एक वेस्टर्न पद्धति पर, पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का पहला कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था। मतलब अब धर्मों के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा, वेद नहीं पढ़ाए जाएंगे, शास्त्र नहीं होंगे, अब आपकी इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, उच्च शिक्षा देने वाला था। इसकी स्थापना की थी डेविड हेयर ने। भारतीय दस्तकारी आयोग के उद्योग के पतन के कारण क्या थे? पहला, अंग्रेज द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना। ये जो हमारे वीवर्स होते थे, जो बुनकर होते थे, उनसे बहुत ही कम रेट पर माल खरीदते थे। कच्चे माल पर इनका रॉ मटेरियल पर पूरे तरह से कंट्रोल था। मतलब क्या था? देखो, जैसे अगर आपको कोई भी चीज़ बनानी है तो आप रॉ मटेरियल भी अंग्रेज़ों से लोगे, वो भी पैसों में। उसके बाद आप वो चीज़ बनाओगे और कम पैसों में अंग्रेज़ों को देगे, तो कहीं न कहीं घाटा ही हो रहा था। इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर। अगर इंग्लैंड में कोई भी वस्तु आयात की जाती थी तो भारत की जितनी वस्तु होती थी उन पर काफ़ी आयात कर लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था। तो ये सारे कारण थे। भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर प्राक औद्योगिकीकरण की अवधि क्या थी? अगर अनौद्योगिकीकरण या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो अवधि रही वो रही 1800 से लेकर 1850, ऑप्शन नंबर बी। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब हुई? 1850 में। अगर अन्य औद्योगिकरण की पूछें तो 1850 तक ये खत्म हो गई थी और फिर यहाँ पर आधुनिक उद्योगों की स्थापना हो गई थी 1850 में। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने ये टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। ये बात कह रहे हैं विलियम बेंटिक। 8th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लेना, बहुत अच्छा चैप्टर है, वहाँ पर आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। और ये हिस्ट्री में है और एक चैप्टर आपका ज्योग्राफी में भी मिलेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन का। तो यहाँ पर कपड़ा बुनकरों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई थी और कम पैसों में, बहुत ही कम, मिनिमम वेजेस में इन पे काम कराया जाता था। इनका दुख दर्द समूचे भारत इतिहास में तुलनीय है, ये कहा था विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर बी। बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्शमैन और विलियम कैरी या विलियम वार्ड ने श्रीरामपुर और श्रीरामपुर को अपना कार्य क्षेत्र चुना, जिसका कारण क्या था? श्रीरामपुर ट्री के नाम से जाना गया। ये श्रीरामपुर है आपका बंगाल में। भारत में रेलवे के निर्माण के कारण क्या थे? पहला, ब्रिटिश उद्योग में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत और ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति करनी थी। विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना था और आंतरिक विद्रोह या फिर बाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन हो सके, इसके लिए भी रेलवे का निर्माण किया गया था। तो ये सारे ही ऑप्शन यहाँ पे सही रहेंगे। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योगों का अग्रदूत या जननी माना? तो ये माना था आपका कार्ल मार्क्स ने। ये इकोनॉमिस्ट रहे हैं, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे हैं। तो आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी थी कार्ल मार्क्स ने भारतीय रेलवे को। पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो ये आपकी हुई थी रिसरा बंगाल में। और सूती मिल की बात करें तो बम्बई में। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ पे हुई थी? लोहा इस्पात उद्योग की बात करें तो बिहार में यहाँ पर स्थापित हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इतिहास के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का हवास हो गया। बिखरे हुए जो गांव हैं उनको हटा दिया गया, उनके घरों को तोड़ दिया गया और रेलवे लाइन निकाल दी वहां से, उनके जीवन रक्त का हवास हो गया, ये कहा बुकानन ने। भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था, ये कहा था आपका आरसी दत्त ने। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, हमारी पत्ती बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है, गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सौंख लेती है और टेम्स के तटों पर इन्हें निचोड़ कर गिरा देती है, ये कहा था जॉन सुलिवान ने। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ से सब कुछ बनकर जाता है और टेम्स नदी, जिसे थेम्स भी बोला जाता है इंग्लैंड में, वो यहाँ पर निचोड़ कर गिरा देती है, मतलब सारा फायदा उन्हीं को होता है, ये जॉन सुलिवान ने कहा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पास किए गए थे? तो उनको मौलिक अधिकार चाहिए थे हमारे भारतीयों को, ये कांग्रेस ने प्रस्तावित किए
कौन से अधिवेशन में? ये अधिवेशन था कराची का 1931 का। तो 1931 में बात हो रही है, कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट यहाँ पे सुमेलित करना है इनको। तो देखिए, अगर बात करें स्ट्रेची आयोग 1880 की, तो यहाँ पर गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लेटन। लियोल आयोग 1897 की, तो लॉर्ड एलिगन थे। मैकडोनल आयोग 1900 की बात करें तो कर्जन थे यहाँ पर, और वुडहेड आयोग की बात करें तो लॉर्ड वेवेल थे। तो स्ट्रेची आयोग 1880 में लॉर्ड लेटन, लियोल आयोग 1897 में लॉर्ड एलिगन थे। मैकडोनल जो आप आजकल मैकडोनाल्ड के वो मैकडी में जाते हो, तो 1900 में लॉर्ड कर्जन थे, और वुडहेड आपका 1943-44 में लॉर्ड वेवेल थे। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम काल 1942 और 43 में कहाँ पे पड़ा? बंगाल में पड़ा था 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी, अकाल पड़ गया था, भीषणतम अकाल 1942 और 43 में। ब्रिटिश काल में निम्न में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए थे? क्या क्या यहाँ पे? जूट का हो गया था, ठीक है, उसके बाद कोयले का हो गया था, लोहा इस्पात हो गया था, और सूती कपड़े यहाँ पर थे, लेकिन मशीन के पुर्जों का नहीं था। तो 1 2 3 5। 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई 1938 में, इसके अध्यक्ष रहे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी। अकालों को रोकने के लिए और अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता, जिसे फेमाइन कोड कहा जाता है, ये कब प्रचारित किया? ये किया था 1883 में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? अगर आपका डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे बात करें, विकेंद्रीकरण का शुभारंभ ये हुआ था आपका, तो विकेंद्रीकरण की बात करें तो यहाँ पर लॉर्ड मेयो आएगा। ऑप्शन नंबर डी, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ हुआ लॉर्ड मेयो के काल में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आया? तो ये आपका 1925 में आया था। ऑप्शन नंबर ए, रेलवे विभाग के लिए अलग से रेलवे बजट। जैसा आपको पता है कि अभी तक हमारे संसद में रेलवे बजट को एक पृथक रूप से पेश किया जाता था, लेकिन अब मर्ज कर दिया गया है, तो 1925 याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ब्रिटिश नागरिकों को सबसे पहले सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने और बसने की अनुमति मिल गई थी? 1833 का चार्टर एक्ट के तहत यहाँ पर मिल गई थी। 1833 मतलब अपने ही देश में भूमि खरीदो। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ये हैं आपके रमेश चंद्र दत्त। भारत में इस्पात का उत्पादन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? इस्पात की अगर हम बात करें तो 1913 में सबसे पहले लोहे का सर्वप्रथम यहाँ पर प्रारंभ हुआ था, इस्पात का उत्पादन यहाँ पर हुआ था। तो ध्यान रखिए 1913 में। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करगों को तोड़ डाला, चरखे को नष्ट कर दिया। यह कथन किसका है? ये कथन है कार्ल मार्क्स का। और करघे होते थे जो आपका, जब ये सूती वस्त्र जो काटते थे उसके लिए, और चरखे को भी नष्ट कर दिया गया था, तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है? ये कहा है धन की निकासी को, ड्रेन ऑफ वेल्थ को, ठीक है, अनिष्टों का अनिष्ट। यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। यह कथन भारत और इंग्लैंड, ये कथन बोला था क्या? भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में एक दूसरे से भिड़ते हैं, यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह है आपका दादा भाई नौरोजी। भारतीय अर्थवेदों में शामिल हैं क्या? भारतीय अर्थविदों में शामिल हैं क्या? कौन कौन? दादा भाई नौरोजी भी, आरसी दत्त भी, आपके एमजी रानाडे भी, डीएन गॉडगिल भी, गोपाल कृष्ण गोखले भी, और केटी शाह भी, ये सब। आरसी दत्त आपका वही है राव चित्तरंजन दास। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय उद्योग आयोग का गठन कब हुआ था? भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन पूछे तो ये हुआ था 1916 में। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1903, 1905, 1907 या 1909? तो पहला औद्योगिक सम्मेलन हुआ था 1907 में। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन रहे? एनी मर्चेंट, टीसी गोस्वामी, वीपी वाडिया या फिर एम विश्वेश्वरैया? तो 1925 में सरकार के द्वारा गठित हुई भारतीय आर्थिक जांच समिति के जो अध्यक्ष रहे थे वो रहे थे एम विश्वेश्वरैया।
निम्न में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? ये किया था अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। और पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक भी लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। भारत में पहला रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के काल में बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी ने इनको शुरुआत की थी यहाँ पर रेलवे लाइन के। भारत में कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? भारतीय कृषि का विनाश, भारतीय उद्योगों का विनाश, भारतीय व्यापार का, या फिर भारतीय सामंतवाद का? तो ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम भारतीय सामंतवाद का विनाश नहीं रहा था। 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्न में से कौन सा उपाय भारतीयों को आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? जहां भी संभव हो सके कच्चे माल के व्यापार पर एकाधिकार करना और उन्हें ऊंची दरों पर बेचना। भारतीय कारीगरों को नियत मात्रा में और नियत कीमत पर गुणवत्ता के उत्पाद उत्पादित करने के लिए बाध्य करना, मतलब मजबूर करना। भारतीय व्यापारियों का किसी भी तरीके से प्रतियोगिता से निष्कासन करना, कंपटीशन में नहीं रखना, निकाल देना है। या फिर फ्री ट्रेड पॉलिसी, तो ये नहीं अपनाया गया था फ्री ट्रेड पॉलिसी, बाकी सारी चीज़ें इन्होंने अडॉप्ट की थी। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें अपवहन सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी शब्द को निम्न कथनों में से कौन सा एक अच्छी तरह से परिभाषित करता है? जो बुक लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसमें कहा गया है कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिल रहा था। कि मतलब अपनी राष्ट्रीय संपत्ति का एक हिस्सा ब्रिटेन को दे दो और उसके लिए आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। भारत में उपनिवेशिक काल में होम चार्जेस भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्न में से कौन सी निधि होम चार्ज की संगठक थी? सबसे पहला, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों को वेतन और पेंशन देने हेतु की लाई जाने वाली निधि। और तीसरा था, भारत के बाहर हुए जो युद्ध हैं उनको लड़ने में अंग्रेजों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। ये तीनों ही यहाँ पर करेक्ट रहेंगे होम चार्जेस के लिए। किस कंपनी ने सबसे पहले भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो कौन सी कंपनी थी? ये थी आपकी ईस्टर्न रेलवे, मद्रास, अवध, तिरहुत या ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर। तो ये ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे जो है यहाँ पर इन्होंने शुरुआत की थी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में क्या यहाँ पर कौन से कथन है? किसानों के द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। रैयतवाड़ी में सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी और कर लगाने के पहले भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारित किया जाता था। तो ये जरूर ध्यान रखना कि इस व्यवस्था में किसानों के द्वारा लगान सीधा सरकार को दिया जाता था और महालवाड़ी व्यवस्था में आपका जमींदार कलेक्ट करता था। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको ये कथन पर विचार करना है। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी किस बात के लिए? उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन जो है वो भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, ये बात सही है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। तो इनमें से जो आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा वो रहेगा ए। तो ये ग्रंथ और आत्मविश्वास की अलग है बात, और ये सोशल रिफॉर्म्स में आ जाएगा। इन्होंने ये बताया कि आर्थिक शोषण हो रहा है ब्रिटेन का। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कब खो दिया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट के बाद पूरी तरह से आधिपत्य स्थापित हो गया था और 1813 तक ये रहा था कि सब कुछ खत्म तो हो गया था लेकिन चाय पर एकाधिकार था। तो ये 90 क्वेश्चन थे इस चैप्टर से। और नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर रहेगा 19वीं और 20वीं सदी के सामाजिक आर्थिक आंदोलन का। तो आपको चैप्टर कैसा लगा और क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर बताएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।